मनीष सिसोदिया पर भाजपा का बड़ा हमला, कहा कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज, 100 करोड़ की घूस का मिला सबूत। तो बीजेपी ने जारी की है कांग्रेस फाइल्स, 4.82 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। बिहार के सासाराम में गरजे अमित शाह, कहा हम दंगा करने वालों को उल्टा लटका करके सीधा करेंगे। रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी का निधन, सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक, कई बीमारियों से थे पीड़ित। मसूरी देहरादून रूट पर खाई में गिरी बस, हादसे में 2 लड़कियों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। किसानों के लिए आफत बनकर के आई है बारिश और ओलावृष्टि, 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल प्रभावित। कोरोना के मामले में 28% का उछाल, 24 घंटे में मिले हैं 3,824 नए केस, एक्टिव केस 18,000 के पार। बसपा सुप्रीमो मायावती का हमला, कहा गेस्ट हाउस कांड ना होता तो सपा बसपा गठबंधन देश पर राज कर रहा होता। यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में होगा बड़ी परिवर्तन, अब बीडीसी नहीं जनता चुनेगी ब्लॉक प्रमुख, डिप्टी सीएम ने दिए संकेत। यूपी का माफिया अतीक बना कैदी नंबर 17,052, जेल में लगाए गए झाड़ू, 25 रुपए तय किए गई दिहाड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर नवादा पहुंचे। अमित शाह ने नवादा में हिसुआ में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। अमित शाह का यह दूसरा दौरा उस समय आया है जब बिहार के कई जिले हिंसा की चपेट में हैं। रामनवमी के बाद शुरू हुई हिंसा की वजह से शाह के सासाराम में होने वाले सभा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, इसलिए हमारी सरकार में दंगे नहीं होते। हमारी सरकार बनने पर दंगा करने वालों को उल्टा लटका करके सीधा करने का काम करेंगे। शाह ने सासाराम में सभा रद्द होने पर कहा कि आने वाले दिनों में सासाराम में सम्राट अशोक की याद में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सासाराम आएंगे। आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में
जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पीएम की डिग्री को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये बयान दे रही है कि पीएम की डिग्री पब्लिक डोमेन में है, तो फिर ये सवाल क्यों किया जा रहा है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है, जिसने सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है। और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है, प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे, न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है
जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है, गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को ललितपुर और उसके बाद बबीना होते हुए झांसी पहुंची। तीनों स्टेशनों पर गाड़ी का जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े और राम तूलों की आवाज के बीच लोगों ने ट्रेन के चालक दल को फूल मालाएं पहनाई। भारी संख्या में लोग ट्रेन को देखने के लिए पहुंचे थे। यहां पर प्लेटफॉर्म पर स्कूली बच्चे ऑर्केस्ट्रा बजाते हुए नजर आए तो बुंदेली कलाकारों ने राई नृत्य पर गाड़ी कर का स्वागत किया। वहीं सेल्फी लेने की होड़ रही। वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष साथ गूंज सभी सुनाई दी। ये बहुत खुशी का मौका है और हम झांसी वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय मंत्री जी ने हम सबका मान और सम्मान रखा, क्योंकि पहले वंदे भारत यहाँ नहीं रुकने वाली थी। आग्रह किया गया, उनसे बोला गया कि साहब झांसी की जनता बड़ी अपेक्षा रखती है मंत्री जी से, क्योंकि मंत्री जी ने हमको एक बहुत बड़ी अभी भी सौगात दी है। तकरीबन 650 करोड़ रुपए का झांसी का नया स्टेशन भी बनने वाला है। और तो हमारे डीआरएम साहब, हमारे जीएम साहब सबने प्रयास किया कि वंदे भारत का झांसी को स्टॉप मिले। और उस समय अपने पास कोई अच्छी ट्रेन भी नहीं है। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास जो दिल्ली जाती है तो बहुत भी अच्छी सौगात भी मिल रही है। और दिल्ली से झांसी आने के लिए भी विशेष रूप से पर्यटकों की, क्योंकि दिल्ली से 2-2.5 बजे चलती है ट्रेन, तो लोग अपना 11-12 बजे होटल की चेकआउट करते हैं, 9 बजे की ट्रेन पकड़ के झांसी 7 बजे तक आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सौगात है। तो मैं और भी आगे उम्मीद करता हूँ कि एक और वंदे भारत हमको और मिलनी चाहिए। तो इसके लिए भी आशा करेंगे कि एक और ट्रेन हमको शीघ्र मिलेगी। और झांसी का नया स्टेशन के लिए सारे झांसी वासियों को बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप सबके प्रयासों से
आप सबकी वजह से, आप सबकी प्रेरणा की वजह से रानी का कि महल पे आधारित एक बहुत ही भव्य स्टेशन बना रहे हैं और नगर, नगरा और सीकरी की तरफ से भी इसको हम जोड़ेंगे। कोशिश यही भी की जा रही है कि झांसी को जल्दी से जल्दी मेट्रो लाइट का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में सबसे जरूरी इस ट्रेन की अहमियत क्या, ट्रेन तो बहुत है हिंदुस्तान में, वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। पहली बार जैसे विदेशों में ट्रेनें चलती है जो बिना इंजन के होती है, सेल्फ ड्रिवन कोचेज, मोटराइज कोचेज, उस पर निर्धारित है ये ट्रेन और ये हिंदुस्तान में बन रही है। बहुत बहुत गर्व की बात है। मैं पूरे रेलवे बोर्ड को और जितने भी लोग इंजीनियर इससे जुड़े हुए हैं इन सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आपका श्रम, आपकी मेहनत और हिंदुस्तान को एक आधुनिक मैप पे रखने की जो उन्होंने चेष्टा की है, इससे हम पूरा देश ही गर्वान्वित। रेलवे झांसी मंडल की तरफ से मैं आशुतोष मंडल में प्रबंधक आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति बाई स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया है कि जो कि नई दिल्ली तक जाएगी और ये ट्रेन अभी रन पर है और अभी ये वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन आ रही है, जहां हम सभी मिलकर इसका स्वागत करेंगे। और इस ट्रेन की खूबियों के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। ये देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। इसमें दिव्यांगजनों के अनुरूप वॉशरूम, सीट हैंडल और बेल लिप युक्त सीट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। स्लाइडिंग फुट स्टेप्स के साथ स्वचालित दरवाजे हैं। एक समान हवा वितरण के लिए विशेष एयर कंडीशन सिस्टम है। औसत जो समय हमारा 11 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है वो घटकर 7.5 घंटे हो जाएगा इस ट्रेन से। और इसमें कवच जो एंटी कोलिजन डिवाइस है वो और आग नियंत्रण प्रणाली भी इसमें लगी हुई है और इसमें टच फ्री सुविधाओं से युक्त बायो वैक्यूम टॉयलेट है और 180 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं और प्रत्येक कोच में 32 इंच का एक यात्री सूचना और इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। प्रत्येक कोच में 4 इमरजेंसी लाइट है। आपातकालीन टॉक बैक सिस्टम है जिससे गार्ड और ड्राइवर से भी यात्री बात कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और ये ट्रेन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश की राजधानी नई दिल्ली को जोड़ेगी। और इसके जो है अभी आज इनॉग्रल रन चल रहा है, उसके बाद ट्रायल रन जो है इसका जो रेगुलर रन होगा वो इसका टाइमिंग्स इस प्रकार से रहेंगी कि रानी कमलापति बाई स्टेशन से सुबह ही है 5:40 पर चलेगी। उसके बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन 8:46 पर आएगी और उसके बाद ग्वालियर स्टेशन 9:48 पर आएगी, 2 मिनट रुकेगी दोनों जगह। आगरा कैंट 11:23 पर आएगी, वहाँ भी 2 मिनट रुकेगी। और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन स्टेशन ये 13:10 पर पहुँचेगी। लौटती दफे में हजरत निजामुद्दीन से 14:40 यानी 2:40 दोपहर पे चलेगी और आगरा कैंट स्टेशन 16:20 पे आएगी। ग्वालियर 17:45 पे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन प्रतापगढ़ जिले में अवैध अतिक्रमण हटवाने को लेकर के जमकर बवाल हुआ। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच करके कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खाली करवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुश्तैनी जमीन पर नवनिर्माण हो रहा था। इसके एवज में गांव के लेखपाल और प्रधान ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे न दे पाने की स्थिति में जब उन्होंने निर्माण शुरू किया तो आज जेसीबी और बुलडोजर लेकर के उच्च अधिकारी पहुंच गए और उनके निर्माण को ढहा दिया गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मामला
तीसरी पीढ़ी हमारे घर आते हम बनावत रहे ना, हमका किसी रोका आए ना, हमका कुछ नहीं, हमका जानकारी नहीं रहे, हमारा काम चलत रहा ना कि जीसीबी से गिराए दे, हमका कुछ बोले नहीं। कौन है लेखपाल प्रधान? पैसा मांगे नहीं हमसे, हम गरीब बने, हम पैसा नहीं दे पाए। डीएम रहा ना, लेखपाल रहा ना। अच्छा, कितना पैसा मांग रहे थे? कौन मांग रहा था? 2-2 लाख रुपया दोनों जने मांगत रहे। अच्छा, हाँ, हम गरीब मने नहीं मांग, हम नहीं दे पाए, हमारे घर गिर गया, ना लड़का हमरे हैं, हमारे नाते रिश्तेदार कर्ज लेके रह रहे। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जितने नुकसान है हमारा नुकसान दे, हमारी जमीन है तो घर पे बनाओ, और कि तो यही हमारे को मार के मून दे तो जमीन छूटी, और नहीं तो पूरा गांव को गांव भी साफ कर दे, सब है, हमें अकेले नहीं ना। नहीं तो क्या आपको कोई नोटिस दिया गया था कि नहीं? हमका नोटिस किसी नहीं दिया ना, कुछ के बोला कि हम बनावा कि न बनावा। हमारे बगल के चाचा है पट्टीदार, इनके दूसरे हमारा मामला रहा ना, तो हमसे 12 फुट छोड़ा ले, 2 हाथ करती छोड़े, 2 हाथ छोड़ दी, हमारे उनका फैसला हो गया, घर मार बने लागी, नहीं बगल में बनावे लागे। अच्छा, हमारे उनका विवाद खत्म हो गया रहा। तो ये आपका कितना पुराना मकान है? हमारी समय तीसरी पीढ़ी हम चलत है, हमारा आजी आजा नहीं, ये तो नया निर्माण आप कर रही थी ना? गिर गया बारिश में, तो के बाद नया बनावत है, हमें तीसरी पीढ़ी पे घर बनता है, कच्चा रहा घर। शादी ब्याह के फोटो रखा बा। तो आप यही चाहते हैं? अभी आप लोगों ने हाईवे जाम किया था, वहाँ अधिकारी आए तो क्या आश्वासन दिया आपको? सोमवार का बुलावत है, सोमवार का आके मिला। अच्छा, हाँ, एसडीएम के दरखास्त दे, दरखास्त दे, तो का बिना दरखास्त के साहेब का घर हमार गिरा दे। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना नुकसान भा, हमारा नुकसान का नवाजा हमको मिले, चाहे गरीब मन कहाँ से बनाइए का, फिर दोबारा कहाँ जाए लड़के लड़का कौन घर में रहे। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये घर गिराने का प्रकरण नहीं है। लेखपाल द्वारा 2 दिन पहले सूचना दी गई कि गांव सभा का बंजर खाते की भूमि है, जिस पर कुछ लोग पिलर बना करके नव निर्माण कर रहे हैं। सूचना पर जांच कराई गई, जांचोपरांत यह पाया गया कि लोग नया पिलर वगैरह बना करके कवर कर रहे हैं, बंजर खाते की भूमि है, गांव सभा की भूमि है। ऐसी दशा में नायब तहसीलदार कुल्ला को और SHO कुल्ला को निर्देशित किया गया कि नव निर्माण को रोके और अतिक्रमण को हटवा दें, तो अतिक्रमण हटवाया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जो पुराना निर्माण का गिरा दिया गया, इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? नहीं, पुराने निर्माण के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन यदि अतिक्रमण कहीं किया गया था, टेम्परेरी को अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उसको हटवाया गया है। कोई पुराना किसी प्रकार के निर्माण के लिए ऐसी बात नहीं है। कहने का आशय ये है कि जो अतिक्रमण 2 महीने 4 महीने पहले कर करके जो हमारी मूसर खाते की गांव सभा की कोई भूमि है, इसको अतिक्रमित किया गया था, उसी के बारे में कार्रवाई हुई है। हाथरस जिले में स्वास्थ्य विभाग में इलाज के नाम पर घूसखोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला से ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने 10,000 रुपए की मांग की। कहा गया कि अगर जल्दी से पैसा जमा नहीं किया गया तो महिला को जान का खतरा हो सकता है, जिसके बाद परिजनों ने चुपचाप 10,000 रुपए की एक मोटी रकम अस्पताल में मौजूद स्टाफ के हाथों में सौंप दी। वहीं रकम पाते ही महिला जिला अस्पताल में मौजूद कर्मचारी गर्भवती महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहीं महिला मरीज के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई कि महिला जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज तो मुफ्त में मिलता है, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अस्पताल में हंगामा देख महिला जिला अस्पताल की CMS शैली सिंह मौके पर पहुंच गई और मामले को संभालते हुए तत्काल से कार्रवाई की बात कहने लगी। वो लड़की परेशान थी ना कल से? हाँ, तो मैं बुलाया, मैंने कहा भाई दवा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, कि 10,000 रुपये लो तब डॉक्टर सब हो रहा है। लेकिन एक डॉक्टर बोल रही है, दूसरी वाली डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का मुझे पता है। अच्छा, कहीं 10,000 में काम हो जाएगा, बाहर जाओगे तो 40,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कि 10,000 रुपये। तो आपने पैसे दिए नहीं दिए? 10,000 रुपये दिए। किससे दिए थे? मैंने दिए थे लड़की की लगा था ना, उसके हाथों से दिए थे, मुझे अंदर में जाने दिया था। अच्छा, अंदर में जाने दिया, पैसे आपने दे दिए थे? हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत करी आपने? इसकी पैसे देने की शिकायत किसी ने करी है आपने? करी तो सर। अच्छा, आपने करी है? क्या लिख के दिया? कुछ कर दिया है? हाँ, लिख के दिया है। किसे दिया था?
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को मार गिराया है। मृतक बदमाश ने कुछ महीने पहले ही क्रिकेट सुरेश रैना के पठानकोट निवासी मुआ फूफा और एक अन्य की डकैती के दौरान हत्या कर दी थी। मृतक बदमाश के पास से शाहपुर पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि शनिवार शाम मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस को बाइक सवार 2 बदमाशों की सूचना मिली थी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश पर शाहपुर और पुढ़ाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सर, मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ। आज सुबह शाहपुर पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पर यह पता चला था कि कुछ बावरिया गैंग के एक्टिव मेंबर्स आकर के थाना क्षेत्र में रुके हुए हैं और 2-3 दिनों से रेकी कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस घटना पे इस सूचना को तत्काल एसओजी प्रभारी को बताया गया। दोनों लोगों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया, जहां मुखबिरों के माध्यम से और भी सूचनाएं एकत्रित की गई, वहां पर लोकल से पूछताछ की गई और वहां पे उसके बाद चेकिंग का मैनपुरी में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। थाना करहल क्षेत्र के गांव नगला देवी निवासी श्यामवीर शातिर अपराधी है। उसके अपने साथियों के साथ मिलकर के 1 महीने पहले सरसों के तेल से भरे ट्रक को लूटा था। पुलिस ने अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं श्यामवीर की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि थाना करहल के गांव कटुआ के पास श्यामवीर और उसके साथियों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें श्यामवीर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरथुआ गांव के पास इंस्पेक्टर करहल कुशल पाल सिंह और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक बिना नंबर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी, एक्टिवा गाड़ी सफेद रंग की, जिसमें 2 लोग सवार थे। तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो ये चकमा दे करके ये जंगल की तरफ भागने लगे, जिसमें इन लोगों ने पीछा किया तो वो लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके उसमें जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक के पैर में गोली लगी और दूसरा फरार हो गया है। जब उसको अरेस्ट किया गया जिसको गोली लगी है, तो उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम श्यामवीर बताया, जो यही इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जनवरी में एक लूट हुई थी, 64 लाख की लूट हुई थी, जिसमें ट्रक और उसके साथ सरसों का तेल था, वो लूटा गया था। उसमें 9 मुलजिम प्रकाश में आए थे, जिसमें से 7 पहले गिरफ्तार हो चुके थे और ये उसी से संबंधित सर इसमें कोई इनाम वगैरह 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और लगातार ये तब से वांछित चल रहा था, पिछले 3 महीने से। तो ये पुलिस की एक अच्छी कामयाबी है और इस पर ऑलरेडी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके पैर में गोली लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक्टिवा बरामद हुई है और उसके कब्जे से असलहा, एक कट्टा, 3 खोखा कारतूस और कुछ और कारतूस बरामद हुए हैं। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।